अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें लेकर हाजिर हुए हैं और आपको बताएंगे कि किस तरीके से बाजवा साहब की मिन्नतें तरले किए गए और किस तरीके से सीवी लेकर एक बड़ा सियासतदान, एक पॉलिटिशियन किस तरीके से उनके सामने पेश हुआ। तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे। मुराद सईद का कुछ एक ट्वीट और उसमें कुछ खतरनाक चीजें, कुछ खतरनाक एलिमेंट्स जिनकी तरफ उन्होंने इशारा किया, वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सामने शहबाज शरीफ साहब की तकरीर और किस तरीके से वो सरमायाकारों को उल्टा डरा रहे हैं, उनको यानी परसुएट करने के बजाय उनको अपनी अपनी तरफ एक आपकी आपकी कंट्री में वो इन्वेस्ट करें, इस तरफ लाने के बजाय उनको डरा रहे हैं कि जी हमारे मुल्क के हालात तो ये है, तो बेहतर है जी अपना इन्वेस्ट करें। तमाम तर चीजें आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले दरखास्त ये कि कंटेंट को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आवाजों को बंद किया जा रहा है। सियासत.pk भी पिछले कई माह से पाकिस्तान में इसको बैन कर दिया गया है, वेबसाइट बैंड है। और तमाम प्लेटफॉर्म्स जो इस टाइम राइट साइड के ऊपर खड़े हक की बात कर रहे हैं, सच की बात करें, पाकिस्तान में उनको बैन किया जा रहा है क्योंकि ताकतें जो है उनको ये आवाजें सूट नहीं कर रही और वो इन आवाजों को बंद करवा रहे हैं। तो डेफिनेटली सपोर्ट चाहिए ताकि ये सिलसिला जो है वो यूं ही चलता रहे, रुके नहीं। सबसे पहले लेकिन आपको एक खबर देंगे जी। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का बयान है और उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है आजादी इजहार राय के ऊपर। वो स्टेटमेंट आपके सामने रखते चले। कह रहे हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 19 में वाज़ेह तौर पर आजादी इजहार और इजहार राय की हदूद मुतय्यन की गई है। जो लोग आइन में दी गई आजादी राय पर आयद की गई वाज़ेह कयूद की बरमला पामाली करते हैं, वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। हम अपनी आइनी हदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं जी। ये आर्मी चीफ साहब ने कहा है जी। और वो कह रहे हैं कि हम अपनी आइनी हदूद को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आज़ादी इजहार राय के ऊपर उनका स्टेटमेंट था, बड़ा इंपॉर्टेंट, सोचा आपके साथ शेयर कर दे। मुराद सईद साहब का ट्वीट है जी। मुराद सईद ऑन एंड ऑफ ट्वीट करते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक यंग चेहरा और नौजवान चेहरा, और जिस तरीके से केपीके में लोगों को वो इकट्ठा करते हैं। इमरान खान की बात अगर लगता है बाजार की किसी के पास ये ताकत मौजूद है, किसी के पास ये गुर है, आवाम को कोई क्राउड पुलर है, आवाम को अट्रैक्ट करने का अपनी तरफ, तो मुराद सईद साहब है। मुराद सईद साहब ने अपनी ट्वीट का आगाज जिस तरीके से किया, उन्होंने कहा कि यूं नहीं था कि हम आवाम इदारे और को वाकई एक बहुत बड़ी कोई हकीकत समझते थे। वो कह रहे हैं कि जानते थे खामियां हैं, कोताहियां हैं, और कभी भी ये 18 से 24 करोड़ आवाम है जो कभी भी इसने इस तरीके से कोई बड़े हाई लेवल पर जाकर आइडियलाइज नहीं किया इस इदारे को। लेकिन डेफिनेटली हम समझते थे कि मजबूरी आए, आलमी हकीकतें बहुत स्ट्रांग है, आलमी ताकतें बड़ी स्ट्रांग है, तो साजिशें होती हैं, तो ये तमाम तर चीजें आइन की हदूद में रहकर नहीं पूरी हो सकती। तो लगता था यार कोताहियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं। फिर उन्होंने जिक्र किया कि मुल्क की सियासी लीडरशिप भी नाअहल है, तो इसलिए मजबूरी में ये ताकतें बहुत कुछ कर जाती हैं। और फिर भी बाय द एंड ऑफ द डे हम यही समझते थे कि ये मुल्क के साथ मुखलिस है, मुल्क के साथ इनकी मुखलसी है। वो कहते हैं कि मेरा अपना घर भी तबाह हुआ, माँ जिंदा होते हुए भी मुर्दों जैसी हो गई। मुराद सईद साहब ने इस चीज का भी जिक्र किया ट्वीट में, और उन्होंने कहा कि तब भी हम यही समझते रहे और अपने, वो कह रहे हैं कि अपनी जात को इस अलमिया से बचाने के लिए, कोलेटरल डैमेज के अलमिया से बचाने के लिए मैं पर्दे ही डालता रहा, खुद को यही समझाता रहा कि ये दायरा मुखलिस है, ये मुल्क के साथ मुखलिस है, मुल्क के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि फिर 9 अप्रैल की रात आई और 9 अप्रैल की रात ने सब राजों पर से पर्दा हटा दिया, और जो एक उम्मीद और जो एक 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 पर्दा सा था, एक कवर था, एक कर्टन था, वो गिर गया 9 अप्रैल की रात को। और वो कहते हैं कि जब हुआ कब, जब पार्लियामान के सामने प्रिजनर वैन्स आई, इसके साथ साथ 12 बजे जब अदालतें खुली, वो कह रहे हैं कि अरशद शरीफ शहीद ने वो कौन था कहकर अवाम के जहनों में सवाल नहीं डाले, बल्कि अरशद शरीफ शहीद ने वो कौन था कहकर आपके साथ जो बरसों का ताल्लुक है, अपने बरसों के ताल्लुक की बिना पर एहसान किया था, आपको याद दिलवा कर कि अब कौम सब कुछ जानती है। तो यानी कि बाज आ जाए, अब कौम सब जानती है। अरशद शरीफ शहीद ने अपने बरसों की दोस्ती, बरसों के ताल्लुक का एक एहसास करते हुए आपको एक चीज याद दिलाने की कोशिश की, आपको रियलाइज करवाना चाहा। लिखते मुराद सईद साहब कि आपको उसकी खुलूस का और उसकी मुखलसी का कदर करने की बजाय उल्टा आपने उसकी जान ले ली। वो कहते हैं कि मैंने भी एक शाम आपसे बनी गाला में कहा था कि इमरान खान और कौम के बीच, इमरान खान जो है वो आपकी और कौम के बीच, यानी इदारे और कौम के बीच एक पर्दा है, तो इस पर्दे को अपनी जगह पर रहने दीजिए। वो कहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, खान पर हमला किया गया, उसके घर पर हमला किया गया, उसके साथ खड़े हर शख्स की इज्जत पर हाथ डाला गया, सबकी इज्जतें पामाल की गई। और उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इद्दत कह रहे हैं वो कुछ पर्दे, अच्छा उन्होंने जिक्र किया कि कुछ पर्दे जो है वो रह गए थे, कुछ पर्दे अभी भी रह गए थे, कुछ चीजें अभी भी, कुछ पाकिस्तान में जो शर्मो हया है जिन लोगों में, वो अभी भी कुछ चीजें ओपनली नहीं बात कर रहे थे, वो इदारे के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहे थे, खुद को यही एहसास दिला रहे थे, यही तसल्ली दिला रहे थे, यही झूठी तसल्लियां दिला रहे थे, खुशफहमी में रख रहे थे कि बस ठीक है, जो हुआ मजबूरी में हो, इससे पहले जो हो गया वो गलतियां थी, माफ कर दी गई। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि हुआ क्या, जो बेहुदगी का मुजाहरा किया गया 8 फरवरी को इलेक्शन में, और उसके बाद 8 फरवरी को ऐसी नंगी बेहुदगी का मुजाहरा किया गया जो हया से कोई आंखें फेर भी रहा था, वो भी बेदीद हो गया। और इसके साथ साथ उन्होंने इद्दत मैंने कहा केस का भी जिक्र किया है। वो कह रहे हैं कि आज बच्चा बच्चा जानता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। वो कह रहे हैं आज बच्चा बच्चा जानता है डर्टी हैरी कौन है, क्यों है,
जंगल का बादशाह किसे कहते हैं, किस बाइस कहते हैं। एक और शख्स की तो हसरत ही रहेगी कि कहीं गुमनामी में सुकून की 4 सांसें ले लें, ये किसकी बात हो रही है? वही जिनको वाकई गुमनामी में भी सुख की सांस लेने का वक्त नहीं मिल पा रहा, जो हर कुछ दिन बाद जो कुरान शरीफ जेब में लिए घूम रहे हैं, ये उनकी बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी, ये सुनिएगा। वो कह रहे हैं सरकारी मुलाजमों की दरखास्तों में वो नाम है जिनकी बात सब जानते हैं, फिर भी ना मालूम थे। जज अदालतों में बैठकर कह रहे हैं कि जब तक आपको आपकी हद में वापस नहीं भेजा जाता, ये निजाम नहीं चल सकता। जिस यूट्यूब का तस्करा तहकीर से करते थे, उस पर आपका जिक्र यूं होता है जैसे गली मोहल्लों के गुंडों का। टीवी पर प्रोग्राम्स में आप ही के पालतुओं ने आपको मुज़क्का बनाकर रख दिया। टिकटॉक पर पैरोडियां होती हैं, ट्विटर पर मीम्स बन गए हैं। 100 जुबानें खींचेंगे तो 400 और चलने लगती हैं। ये जिक्र हो रहा है अभी रिसेंटली जिस कारकुन को उठाया गया है, कामरान को, उसके हवाले से जिक्र है। एक वो भला मानुस था जिसने सामने की सूरत पर नकाब डाले, इमरान खान की बात हो रही है। सब जानते हुए जवाब हजफ किए कि तुम संभल जाओ, यानी तुम्हें वक्त दिया संभलने का। एक तुम बदनसीब के एक पूरी कौम के भरम राख करने को भी अपनी जीत समझे। एक वो मलंग के जिसकी पुश्त से तुम मोतबर दिखते थे। एक तुमको जर्फ कि ना अल्लाह की हदें समझ पाए, ना अल्लाह के बंदों की नजरों में अपना मकाम। खुदा बनने का खब भी आदमी को कैसी पाताल में गिरा देता है। खुदा बन नहीं पाता और अपनी आबदियत की कस्में भी खा ले, दुनिया फटकार भेजने से नहीं चौंकती। तो यानी ये एक ट्वीट, और एक ऐसा ट्वीट जिसमें बहुत कुछ उन्होंने खोलकर सामने रख दिया। अरशद शरीफ शहीद की बात भी की, जो कारकुन जिसको उठाया गया उसकी बात भी की, और उन्होंने कहा कि वो बातें जो आज तक पाकिस्तान में नहीं हो पाती थी, डरते थे लोग बात करते हुए, अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते थे, आज ट्विटर के ऊपर उन तमाम तर लोगों का नाम बिल्कुल ऐसे लिया जाता है जैसे किसी गुंडे की बात हो रही हो। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी अहम स्टोरी है जी, बाजवा और डार की मुलाकात। आपके साबिक आर्मी चीफ बाजवा साहब से आज के आपके डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार की मुलाकात। ये मुलाकात 2017 में हुई थी। डॉन न्यूज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अहम आर्टिकल, और आर्टिकल का जी टाइटल है द डार स्टोरी कंटिन्यूज। और इस आर्टिकल के अंदर जो कॉलम राइटर है, उन्होंने बड़ी बड़ी तफसील से तमाम तर चीज बताई है, और इवन उनका इंटरव्यू भी किया गया है ARY के ऊपर। वो कह रहे हैं कि 2021 के अंदर मुलाकात हुई। 2021 के अंदर वो कह रहे हैं जब मेरी बाजवा साहब से मुलाकात हुई, तो बाजवा साहब के साथ मेरी 4 से 5 घंटे का एक सेशन था। मेरी आर्मी हाउस में उनके साथ मुलाकात हुई, उनके बाकी मिलिट्री सेक्रेटरीज भी मौजूद थे, काफी तवील मुलाकात थी। अक्टूबर एंड 2021 की ये बात है, और मुलाकात के दौरान कुछ ऐसी बातें उन्होंने की। वो कहते हैं कि जब 2017 में नवाज शरीफ पनामा केस में नाहल हो चुके थे, नाहली की तरफ जा रहा था मामला, तो डार साहब एक रोज मेरे पास आए। पार्टी उनकी इस चीज से लाइल थी, और डार साहब मेरे पास आकर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी सीवी पेश की और कहा कि किसी को ना किसी को तो वजीर आजम बनना ही है, नवाज शरीफ अब जा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। यानी नवाज शरीफ और पार्टी उस टाइम इस कदर मुश्किल में थी, मुस्लिम लीग नून जिस तरह से उस टाइम फेस कर रही थी, क्योंकि डेफिनेटली नवाज शरीफ नाहल होने जा रहे थे, जो मुश्किलात थी उस वक्त इसहाक डार को अपनी पड़ी थी। उन्होंने पार्टी को, उन्होंने सब चीजों को, नवाज शरीफ को साइडलाइन करके अपनी सीवी लेकर वो चले गए। तो जनरल बाजवा साहब ने उनको कहा कि ये आपकी पार्टी का अंदरूनी फैसला होगा, और आप सेनेटर भी हैं तो शायद आप ना अहल हो, एलिजिबल ना हो वजीर आजम के ओहदे के लिए। तो कहा गया कि आर्मी, उनको आगे से कहा गया जनरल साहब आप तो सब कुछ कर सकते हैं। जी जनरल साहब आप तो सब कुछ कर सकते हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था जी। जवाब से जनरल बाजवा एक लम्हे के लिए चौंक गए होंगे। के हिसाब से उन्होंने एक वाकया बताया कि डार साहब भी एक दफ़ा आए और उन्होंने कहा देखिए ये किसी न किसी को तो वज़ीर आज़म बनना है मियाँ साहब के बाद, तो मेरे बारे में क्या ख्याल है। तो उस पर उनके बकौल जनरल बाजवा के कि उन्होंने कहा कि देखें ये तो PMLN का को फैसला करना है कि वो किसको वज़ीर आज़म बनाना चाहेंगे, और वैसे भी आप सेनेटर हैं और आप तो शायद क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो उसके बाद उनका जवाब जो था वो काफ़ी दिलचस्प था। तो डार साहब ने कहा जी जनरल साहब आप तो सब कुछ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब उनका कहना ये था कि ये इन किस्म की रुकावटें जो हैं वो भी ख़त्म हो सकती हैं। तो वो एक था वाक़या, और जिसका मैंने तस्करा अपने आज कॉलम में किया है। फिर कहा जाता है कि ये जो हमारे इदारों के जो चीफ्स हैं, ये किस तरीके से इंटरवीन करते हैं, ये तमाम तर चीजें, ये वो वीक पॉइंट्स हैं, ये वो वीकनेसेस हैं, ये वो कमजोरियां हैं जो सियासतदान खुद उनको देते हैं जाके। ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो लेट जाती हैं और अपने मसले उनके आगे रखती हैं, और उनको बजाय इसके कि कोई उसूल बताए जाए, कोई पैरामीटर्स ड्रॉ किए जाए, कोई डोमेन्स बताई जाए, खुद उनसे कहा जाता है, उनको दावत दी जाती है कि आए और मामला को हल करें। तो नवाज शरीफ मुश्किल में थे, और इस किस्म की तमाम तर चीजें, ये होशरबा इंकशाफात है। आज की सिचुएशन से इनको रिलेट किया जाए तो आज इसहाक डार साहब को डिप्टी वजीर आजम बना दिया गया है। आज के दौर में शहबाज शरीफ की इतनी कमजोर हुकूमत, जहां पे शहबाज शरीफ कोई फैसला खुद नहीं कर पा रहे, जहां पे ऑलरेडी उन पे बड़ा प्रेशर था कि मोहसिन नकवी साहब को डिप्टी वजीर आजम बनाया जाए, उस तमाम तर सिनारियों के अंदर शहबाज शरीफ ऑलरेडी इतने कमजोर वजीर आजम थे, मजीद कमजोर वजीर आजम बन के सामने आए। डिप्टी वजीर आजम की जरूरत क्या पड़ गई थी, और इसहाक डार को डिप्टी वजीर आजम नवाज शरीफ ने किस तरीके से लगाया। 3 से 4 रोज बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ को बारहा कहा जाता रहा, और जब वो मुल्क से बाहर थे तो पीछे जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ। ये तमाम तर सिचुएशन है।
इस मौके के ऊपर इस खबर का मजीद निकल कर आना, द डार्क स्टोरी कंटिन्यूज। एक और बड़ी अहम खबर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शहबाज शरीफ का खिताब, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि डेफिनेटली वहां तमाम तर लोग आपके बाकी ममालिक वहां मौजूद थे, और जिस तरीके से आप वहां सरमायाकारों को अट्रैक्ट कर सकते थे, उन्हें बड़ी अच्छी चीजें भी आप बता सकते थे मुल्क के बारे में, अपनी अपनी मैशत के बारे में, कुछ ऐसे अगर कोई स्टेप्स, लेकिन डेफिनेटली वो तभी बताया जा सकता है अगर आपने कोई ऐसे स्टेप्स लिए होते। लेकिन आप डेफिनेटली वहां पर गए इसलिए थे कि आप सरमायाकारी लेकर आए मुल्क के अंदर। आपकी जो मुल्की मैशत है वो जिस तरीके से चल रही है, जिस तरह से हिचकोले खा रही है, आपने उसको बेहतर बनाना है। लेकिन आप वहां जाकर रोने रोते रहे, वहां जाकर भी आपके सर पे इमरान खान फोबिया है वो नहीं उतर सका, और वहां जाकर भी आपने ये कहा कि इमरान खान ने 4 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आप ये भूल गए, बुग़्ज़ इमरान में आप ये भूल गए कि 40 साल हुकूमतें आप और पीपल्स पार्टी जो आज आपके साथ बैठे हुए बगल बच्चे बने हुए हैं, जिनके साथ मिलकर आपने पहले भी पीडीएम के साथ मिलकर हुकूमत गिराई इमरान खान की, उसी इमरान खान की जिसकी बात आप वहां कर रहे हैं। तो यानी आप वहां जाकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इमरान खान के रोने रो रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि 4 साल में हमारा बेड़ा गर्क हो गया मैशत का। तो यानी 40 साल ये मुल्क कौन देख रहा था, पाकिस्तान की मैशत किसने बिगाड़ी, कौन इस नहज तक लेकर आया। लेकिन वहां पर जाकर भी वो अतर काज़मी साहब ने बड़ा जबरदस्त ट्वीट भी किया, वो कह रहे हैं कि वहां वो गए क्यों थे, वहां जाकर उन्होंने रोना था, या वहां जाकर उन्होंने बताना था कि किस तरीके से जो मैशत खराब हुई है। और वहां जाकर भी शहबाज शरीफ साहब जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सामने भी ये तमाम बातें करते रहे। लग ये रहा था कि वो सरमायाकारों को डरा रहे, और उन्होंने कह रहे हैं कि जी खबरदार, सरमायाकारी बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं करनी, क्योंकि हमारी मैशत की ये हालात है। काजी फायद ईसा साहब वक्त का काजी, और जिस तरीके से एक चला पिछले दिनों केस, जो दोबारा अब 7 मई को जिसकी हियरिंग भी है, समाअत होनी है दोबारा, दूसरी समाअत, जिस तरीके से सुमोटो लिया गया, पहला सुमोटो इस साल का, और जो जजेस की जानिब से खत लिखा गया था। आज काजी फाइज़ा साहब से मुतालिक कुछ बहुत बड़े इंकशाफात सामने आए, और सिर्फ काजी फाइज़ा साहब से मुतालिक नहीं आए, उनके वालिद साहब से मुतालिक भी आए। उनके वालिद साहब, जिनके हवाले से काजी फाइज़ा साहब अक्सर और बेशतर बात करते हैं, काजी ईसा साहब, और उनको बड़ा मोतबर बनाकर, एक बड़ी पर्सनालिटी बनाकर, कायद आज़म का क्लोजेस्ट फ्रेंड बनाकर पेश करने की कोशिश करते हैं। काजी फाइज़ा साहब के हवाले से कुछ बड़ी अहम खबर है, और ये कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए, असदुल्ला खान ने भी इस पर बात की है। इसके साथ साथ यहाँ पर हैं जी एक डॉक्टर साहब है जी, उनकी जानिब से डॉक्टर नफीज रहमान दुरानी साहब, नामवर राइटर हैं, उनकी जानिब से कुछ नाकाबिले तरदीद तारीखी हवालाजात सामने आए हैं, वो आपके सामने रखेंगे। किस तरीके से काजी साहब के वालिद साहब जो है वो इन्वॉल्व थे एक काइंड ऑफ करप्शन में। उन्होंने एक आपके लिए चंदा या एक डोनेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कलेक्ट की, और फिर वो उस जगह जिसके नाम पे यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर उन्होंने वो डोनेशंस कलेक्ट की, वहां पर वो पहुंचा नहीं पाए, वहां पर पहुंचा नहीं सके। और कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना की अपने हाथों से लिखी गई तहरीर है जो मैं आपके सामने रखूंगी, ये तमाम तर चीजें साथ आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। अब हुआ ये है जी, सबसे पहले दी कि हाजिर सर्विस जज साहिबान इंटरव्यू नहीं दे सकते, लेकिन आज से तकरीबन 2 साल कबल इंटरव्यू दिया गया। काजी फाइज़ा साहब ने अब्दुल कयूम सिद्दीकी को, जो उनके आज पीआरओ भी हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, उनकी आज एक तवील इंटरव्यू देकर इस रवायत को उन्होंने तोड़ा। और इंटरव्यू में काजी फायद ईसा साहब ने अपने वालिद काजी मोहम्मद ईसा को ऊंचा मकाम देने के लिए इनको तहरीके पाकिस्तान में इनका किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट बताया। अब ये एक तहरीके पाकिस्तान के हवाले से कुछ बलोच रहनुमाएं वो काजी फाइज़ा साहब के वालिद काजी ईसा के बारे में ये कहते हैं कि उस टाइम बहुत बड़े क्रिटिक थे, और ये चाहते ही नहीं थे कि कल्लात जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, और उनके पास बाकायदा तौर पर इस किस्म के प्रूफ भी मौजूद है। तो फिर ये जो काजी फाइज़ा साहब की स्टेटमेंट है, और क्यों इन्हें ये तमाम तर क्लैरिफिकेशंस देने की एक इंटरव्यू के अंदर अपने बाप, अपने मरहूम वालिद के बारे में तमाम तर चीजें बताने की जरूरत पेश आई। अब जो काजी ईसा साहब, जो उनके वालिद मोहतरम, उनके हवाले से कुछ लेटर्स इस टाइम ज़ेरे गर्दिश है, और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो मंजर आम पर आए हैं, और लेटर्स के अंदर जी कुछ चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है वो तहरीर पढ़ के सुनाती हूँ डॉक्टर दुरानी साहब की। वो लिख रहे हैं कि फॉर नाउ आई एम शेयरिंग वन सच एविडेंस पेंड बाय नो वन एल्स बट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हिमसेल्फ। Qazi Isa collected donations for Anjuman Islamia Balochistan to establish a school, but then he would not hand over the donations to the Anjuman. Collect की लेकिन दी नहीं. It was only when Jinnah himself intervened in the matter and asked Qazi Isa to hand over the amount. और यहाँ पे एक मोहम्मद अली जिन्ना साहब का लेटर, उनके हाथ से लिखा गया लेटर 20 जुलाई 1946 यानी 20 जुलाई 1946 को उन्होंने लेटर लिखा, जिसमें वो कह रहे हैं कि at last I beg to inform you that I have been able to persuade Qazi Muhammad Isa Khan to hand over the amount of funds which he collected for the purpose of Islamia College to the extent of rupees 27,500. यानी आप अंदाजा लगाएं 27,500 रुपया कलेक्ट किया एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काजी फायद ईसा साहब के वालिद ने, काजी ईसा ने, और वो बाकायदा तौर पर ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब लेटर्स लिख रहे हैं, उनके हाथों के लेटर्स है जो इस टाइम मंजर आम पर है, ट्विटर पर भी गर्दिश कर रहे हैं। डॉक्टर दुरानी साहब, तमाम तर क्रेडिट उनको जाता है। तमाम तर जो एक डॉक्यूमेंटेशन है, ये जो पूरी कहानी स्टोरी निकाल कर सामने लाए, ये वो लाए, साथ उन्होंने लेटर्स भी अटैच किया। असदुल्ला खान साहब भी इस पर वीलॉग कर चुके हैं। तो यहाँ पर काजी फायद ईसा साहब के जो वालिद मोहतरम है
वो इस किस्म की कोई करप्शन उन्होंने की या इस तरह से उन्होंने कोई डोनेशन चंदा इकट्ठा किया और वो वापस नहीं किया। और काजी फैसल साहब की बातें आप सुने, यानी ऊंची दुकान फीका पकवान। काजी फैसल साहब तो ये कह रहे हैं कि मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हुई, मैंने तो किसी को मुदाखलत करना ही नहीं दी। वो आरफा नूर साहिबा का तबसरा याद आ जाता है, उन्होंने बड़ा खूब कहा कि काजी फैसल साहब लगता है किसी और मुल्क में रहते हैं और ये 18 करोड़ अवाम जो है, करोड़ों की अवामी किसी और मुल्क में रहती है। जी मेरे दौर में तो कोई मुदाखलत नहीं हुई। आपने तमाम रिवायतें तोड़ दी, इंसाफ की रिवायतें तो तोड़ ही दी। आपने एक जज होते हुए, हाजिर सर्विस जज होते हुए आपने इंटरव्यू दिया, आपको क्या जरूरत आन पड़ी उस इंटरव्यू अपने वालिद के हवाले से इतनी बड़ी बड़ी क्लैरिफिकेशन देने की और ये कहने की कि मेरे वालिद को माय डियर कहते थे कायदे आजम। तो कायदे आजम के बहुत सारे लेटर्स अटैच किए दुरानी साहब ने, डॉक्टर दुरानी साहब ने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ। उन्होंने कहा है कि कायदे आजम अमूमन जिस किसी को लेटर लिखते थे, जिस किसी से मुखातिब होते थे, तो माय डियर फ्रेंड आगे नाम लिख के ABC XYZ उस तरीके से मुखातिब करते थे। तो इसमें कौन सी बड़ी अनहोनी है कि उन्होंने आपके वालिद को माय डियर फ्रेंड कहा। तो ये तमाम तर चीजें ऐसी दस्तावेजात का सामने आना डेफिनेटली बड़ा हैरानकुन है। शेर अफजल मरवत के हवाले से कहानी ये है जी कि शेर अफजल मरवत साहब ख्वाजा आसिफ साहब से मिले पार्लियामेंट की राहदारी में। ख्वाजा आसिफ साहब हम सब जानते हैं जिस तरीके से जो डार फैमिली के ऊपर जुल्म किया गया, इस टाइम छीनी हुई सीट कब्जा क्या करके बैठे हुए हैं रेहाना डार की सीट के ऊपर, मिलते तरले करके एस्टैब्लिशमेंट से। इन्होंने पहले भी उस्मान डार से अपनी सीट ली। हम सब इनके बारे में, इनके बैकग्राउंड के बारे में, किस तरीके से असेंबली के अंदर आते हैं, पिछले कुछ सालों में हम ये सब चीजें जान चुके हैं। पहले शायद हम भी खुशफहम थे कि वाकई इलेक्शन जीत कर आते हैं, सियालकोट की अवाम आखिर क्यों उन्हें पसंद करते, लेकिन अब समझ आई कि कैसे जीतते रहे इलेक्शन उस ख्वाजा आसिफ से जिनके टॉन्ट्स करना, जिनका अजीब अजीब मजाक, जिस तरीके से वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं इमरान खान के बारे में असेंबली के अंदर खड़े होकर, जो कहते हैं कि कचरा इसको बाहर फेंको PTI को। उस ख्वाजा आसिफ से पार्लियामेंट की रहदारी में ख्वाजा आसिफ शेर अफजल मरवत साहब मिले और जब रिपोर्टर ने सवाल किया तो शेर अफजल साहब हड़बड़ा गए। उन्हें समझ नहीं है किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाए, अदरवाइज वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, बड़ा बोल्डली धड़ल्ले से जवाब देते हैं। तो शेर अफजल मरवत की अच्छी खासी डांट डपट हुई है, इसकी तस्दीक उन्होंने खुद भी कर दी है। और इमरान खान ने कहा है कि तुम मरवत तुम ख्वाजा से जाके मिले हो तो तुम्हें तो पार्टी से निकाल देना चाहिए। तो शेर अफजल मरवत इससे कबल भी पार्टी पॉलिसीज की बहुत ज्यादा खिलाफ वर्जी कर चुके हैं, डिसिप्लिनरी इश्यूज बहुत ज्यादा रह चुके हैं उनके हवाले से। ये ताजा तरीन अपडेट है, अब इसकी वो तस्दीक खुद भी कर चुके हैं कि उन्हें डांट पड़ी है। कुछ मजीद खबरें उससे भी आपको आगाह करेंगे, देखते रहिए सियासत.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।